बच्चों, आज हम कबीर केमिस्ट्री क्लासेस में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी देखें और फिर सेकंड पार्ट की वीडियो को देखें। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये सेकंड पार्ट है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। इस वीडियो सीरीज में हम 100% एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको अपनी कॉपी पेन रेडी रखनी है और जो चीज़ें मैं आपको बताऊं वो चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सॉलिड जो है, जो सॉलिड स्टेट है, उसमें कौन कौन से तरीके के सॉलिड आते हैं, सॉलिड किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब डिस्कशन करने के बाद आज हम जो पूरा वीडियो लेक्चर होगा हमारा वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है बेसिकली और वो किस तरीके के क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं क्रिस्टल लैटिस से। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानते हैं। सो क्रिस्टल लैटिस इज द 3-dimensional array of the points। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट वर्ड है, इस पॉइंट वर्ड को आपने समझना है। दिस पॉइंट वर्ड मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो रिजिड शेप को एक्वायर करते हैं, उनकी शेप जो होती है वो रिजिड होती है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होंगे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते होंगे। तो वो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसी की ही 3D जो पिक्चर है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हर एक सॉलिड एक पर्टिकुलर शेप में एग्जिस्ट करता है तो उसकी शेप की जो पिक्चर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमें 3 बातें दिमाग में रखनी है कि जब भी हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का क्रिस्टल बनाएंगे या क्रिस्टल लैटिस तैयार करेंगे तो 3 बातें हमें दिमाग में रखनी है। पहला कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो ज्योमेट्री है हमारे पास, उसके अंदर जो भी हम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी ये जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। और जो ये लैटिस पॉइंट होता है या लैटिस साइट होती है वो बेसिकली क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। और जो ये लैटिस पॉइंट्स होते हैं, इन लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं ताकि हम एक ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकें कि बेसिकली वो पर्टिकुलर सॉलिड कौन सी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है, उसका क्रिस्टल किस ज्योमेट्री के अंदर फिट बैठता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि क्रिस्टल लैटिस बेसिकली कैसा है। ये देखिए, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी क्रिस्टल लैटिस। इसमें जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है इन्हीं को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं बेसिकली। और इस पूरे क्रिस्टल में, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसे हम सिमेट्रिकल यूनिट कहते हैं, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल यूनिट। ये जो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल यूनिट है, इसी स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल यूनिट को एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। So we have discussed up to crystal lattice. Now we are moving toward the unit cell. So what is unit cell? Unit cell is nothing but the smallest symmetrical part of the crystal lattice, which when repeated again and again and again gives rise to the crystal lattice. So अगर हम इसकी definition लिखें तो इसकी definition क्या है? The smallest symmetrical part
लैटिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सॉलिड, और उसका जो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल पार्ट है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। अब हम इस यूनिट सेल की ही स्टडी करेंगे। बेसिकली इसी यूनिट सेल के बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो सॉलिड है उसका क्रिस्टल लैटिस कैसे होगा। यानी कि जैसे दीवार होती है, दीवार में ईंट जो है वो एक यूनिट सेल का काम करती है, इसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल पार्ट है उसे भी हम यूनिट सेल कहते हैं। तो जो ये यूनिट सेल है ये स्पेसिफिक है सॉलिड्स के अंदर, इसकी साइड और इनके बीच का जो एंगल है वो स्पेसिफिक है, कुछ हमने डिज़ाइन किया है, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल को डिवाइस कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो आइए हम यूनिट सेल के बारे में जानकारी लेते हैं। सो यूनिट सेल के अंदर दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, एक तो इसके डायमेंशन और एक एंगल्स। आप डायमेंशन में देख रहे होगे इसमें 3 साइड हैं, ए, साइड बी और साइड सी। ये तीनों साइड आपको दिमाग में रखनी है। इसमें विड्थ, लेंथ और हाइट ये फिक्स्ड है। हम विड्थ को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे ए से, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और जो हमारे पास हाइट है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और इनके बीच का जो एंगल है वो भी स्पेसिफिक है बेटा, उस एंगल को भी हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल ऑलवेज बिटवीन सी एंड बी, बीटा एंगल विल बी ऑलवेज बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा एंगल विल ऑलवेज बी बिटवीन ए एंड बी। तो ये एंगल्स आपने याद रखने हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूनिट सेल को ड्रॉ करके दिखाओ, तो यूनिट सेल में आपने अगर एंगल अलग अलग पोजीशन पे दिखा दिए तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इन्हीं एंगल्स और इन्हीं यूनिट सेल के बिहाफ पर हम डिफरेंट कैटेगरी डिज़ाइन करते हैं यूनिट सेल्स की। बेसिकली यूनिट सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं वो चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्राइमेटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिकली हम समझ के चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्राइमेटिव यूनिट सेल की। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल बेसिकली क्या है? प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लैटिस पॉइंट ऑलवेज बी एट द कॉर्नर ओनली। प्राइमेटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट हमेशा कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कहाँ पर होंगे? कॉर्नर पर। So when the constituent particle or the lattice point are present only on the corner position of a unit cell, then it is known as the primitive unit cell. कॉर्नर पर है तो प्राइमेटिव यूनिट सेल। इसकी एक्चुअल पिक्चर ये होती है, क्योंकि हमें पता है सॉलिड स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इतना गैप नहीं होता है। पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज्ड होते हैं, एकदम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। हाँ, इनके बीच में गैप थोड़ा सा जनरेट होगा, क्योंकि हम पार्टिकल्स को क्या मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेरिकल शेप में मानते हैं। तो उनके बीच में एक गैप जनरेट होता है। इस गैप के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इस गैप के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे, और इस गैप से क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब चीज़ें भी समझेंगे। सो प्राइमेटिव यूनिट सेल इज नथिंग द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि एक चीज़ और ऐड हो जाती है, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज द डिफरेंट साइट ऑल्सो, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बॉडी सेंटर। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बिल्कुल बीच में भी होगा एक पार्टिकल और कॉर्नर पर भी होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उस कमरे को इमेजिन करिए। आप कमरे के कॉर्नर देखिए, कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 8 कॉर्नर हैं। तो कॉर्नर पर एटम है। अगर सिर्फ कॉर्नर पर अवेलेबल है, कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो वो है प्राइमेटिव यूनिट सेल। लेकिन कॉर्नर के साथ साथ अगर एक एटम बिल्कुल बीच में रखा है, ना वो जमीन पे रखा है, ना ही छत पे रखा है, ना ही दीवारों पर है, वो बिल्कुल कमरे के बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल बीच में है, अधर है, तो उस सिचुएशन में हम उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। ये बात समझ में आ गई? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम कॉर्नर पर तो होते ही हैं, बट फेसेस पर भी अवेलेबल होते हैं। अब फेस क्या है? देखो, आप अगर अपने कमरे को देखोगे ध्यान से तो आपको 6 चीजें दिखाई देंगी साफ साफ। 4 दीवारें हैं और एक छत है और एक नीचे फ्लोर है ना। तो
टोटल फेस कितने हैं हमारे पास? 6 फेसेस हो गए, एक ऊपर छत, नीचे फर्श और 4 दीवार, तो टोटल 6 फेसेस हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम कॉर्नर पर तो अवेलेबल होते ही हैं, प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट ईच फेस, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। यहाँ पर देखो, आप पिक्चर को देखो ध्यान से, आप जब पिक्चर को देखोगे, यहाँ पर जो फेस सेंटर्ड वाली पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा फेस पर एटम प्रेजेंट है, ये भी फेस पर है, ये भी फेस पर है, और ये वाला भी फेस पर प्रेजेंट है, इधर ये भी फेस पर प्रेजेंट है। तो टोटल जो है वो 6 एटम, एक ही इधर पीछे की तरफ है, तो 3 इधर है और 3 इधर है, तो टोटल 6 एटम है जो फेसेस पर अवेलेबल है, और कॉर्नर पर भी एटम अवेलेबल है फेस सेंटर में। एंड सेंटर में क्या होता है? एंड सेंटर की पिक्चर मैं आपको खुद बनाकर दिखाऊंगा, इधर ध्यान से देखना। एंड सेंटर में क्या होता है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम जो है वो कॉर्नर पर तो है ही अवेलेबल, साथ साथ वो कहां पर अवेलेबल है? वो सिर्फ और सिर्फ फर्श पर और फ्लोर पर अवेलेबल है, जैसे छत पर और फर्श पर अवेलेबल है। कॉर्नर पर तो है ही, एटम कहां पर है? कॉर्नर पर तो है ही, लेकिन सिर्फ 2 फेसेस पर, फेस पर, फर्श पर या छत पर, या आप कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए, उन 2 अपोजिट फेस पर जब एटम अवेलेबल होंगे तो उस सिचुएशन में हम जो यूनिट सेल होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट डिफरेंट साइट्स। अब इन्हीं अरेंजमेंट के बिहाफ पर हम ब्रेवियस लैटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ब्रेवियस लैटिस क्या है? ब्रेवियस लैटिस बेसिकली जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्रेवियस, उनके नाम पर ही इन लैटिसेस का नाम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इनको डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस विच आर नोन एज द ब्रेवियस लैटिसेस। किस बिहाफ पर? देखो इधर क्रिस्टल के सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं और उसमें हम किस तरीके की वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्यूबिकल क्रिस्टल अरेंजमेंट है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है और रोम्बोहेड्रल है और साथ में मोनोक्लिनिक है। इन अरेंजमेंट के साथ साथ इनमें वेरिएशन हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके बिहाफ पर हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट बनती हैं वो है 14 अरेंजमेंट्स। तो क्यूबिकल के अंदर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, जो कि हम पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही, आगे इससे से रिलेटेड हम नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं, बाकी बातों पर भी हमें ध्यान देना है। तो क्यूबिक के अंदर हम तीनों वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से? प्राइमेटिव भी, यानी कि कॉर्नर पर एटम हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है और फेस पर भी हो सकता है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की खास बात क्या है कि तीनों साइड इक्वल होंगी ऑब्वियसली और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू 90। कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को शो करते हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक ब्लेंडी है, जिंक ब्लेंडी मतलब जिंक सल्फाइड, और कॉपर है। इन सब के क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आते हैं। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हम प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर्ड ही पॉसिबल है। इसमें क्या होता है? 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरे के वो इक्वल नहीं होते हैं, बट एंगल तीनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। एग्जाम्पल है व्हाइट टीन, स्टेनस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। साथ साथ में हम इनकी अरेंजमेंट भी देख लेंगे। देखिए इधर आपको अरेंजमेंट भी दिखाई देगी। पहले 3 जो हमारे पास क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर थे वो थे प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। तो ये है फर्स्ट प्राइमेटिव, सेकंड बॉडी सेंटर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पर भी एटम होगा। दूसरा हमने देखा टेट्रागोनल, तो ये टेट्रागोनल है और इसमें टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो प्राइमेटिव यानी कि कॉर्नर पर एटम होंगे और एक बॉडी सेंटर्ड। तो ये बॉडी सेंटर्ड में एटम आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर हमारे पास चारों तरीके की वेरिएशन क्रिएट हो सकती है, यानी कि प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसमें क्या है? तीनों ही साइड अनइक्वल है, तीनों ही जो साइड हैं वो अनइक्वल है और एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट टाइप के रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को शो करते हैं। तो ये हमारे पास 3 जो
एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं 4, 6, 7, 8, 9, ये चारों के चारों रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर लाई करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। प्राइमेटिव हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये एंड सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड है और ये फेस सेंटर्ड है। अरेंजमेंट एटम की उसी तरीके से रहनी है। अब क्या है कि क्रिस्टल की शेप अलग अलग हो रही है, एक तरफ क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, फिर रोम्बिक है, तो इस तरीके से क्रिस्टल की शेप अलग अलग हो रही है, लेकिन जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम हम 4 तरीके की वेरिएशन ही क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। अब अगली बात करें हम हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएशन पॉसिबल है, दैट इज प्राइमेटिव। तो प्राइमेटिव इसमें कंडीशन क्या है कि 2 साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड के अनइक्वल होंगी, तीसरी साइड के इक्वल नहीं होगी वो, और इसमें 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं और एक एंगल जो है हमारे पास वो 120 डिग्री का एंगल होता है, और वो भी कौन सा, गामा। यानी कि हम एंगल का वेरिएशन भी नहीं कर सकते, एंगल भी हमें ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा ही हमें 90 डिग्री लेना है और जो गामा एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल लेना है। तो 10th नंबर पर जो है पॉसिबिलिटी वो ये है। तो आपको एंगल की पॉसिबिलिटीज भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दैट एंगल इज 120 डिग्री, तो उसी तरीके से इसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है रोम्बोहेड्रल, और या उसे ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, बट तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, यानी कि या तो 90 डिग्री से कम होंगे या 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल क्या है, कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और सिनेबर, मर्क्यूरस सल्फाइड। तो ये हमारे पास है, इसमें ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ये 11th नंबर की जो शेप है हमारे पास इधर, ये जो वो 10th नंबर पर जो शेप थी वो ये है प्राइमेटिव, जिसमें एक एंगल जो है हमारा वो क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि 120 डिग्री के इक्वल होगा। वो एंगल आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक है, और इसके बाद हम 12th नंबर की शेप देखें तो वो मोनोक्लिनिक के अंदर है। मोनोक्लिनिक के अंदर आपकी 12th और 13th शेप एग्जिस्ट करती है, वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमेटिव और एंड सेंटर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही साइड अनइक्वल हैं और 2 एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, और जो 3rd एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, ये एग्जांपल्स हैं जो इन वेरिएशन को शो करते हैं। लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में प्राइमेटिव ही एग्जिस्ट करेगा, साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल आपस में इक्वल नहीं है और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये 14th नंबर की लास्ट हमारे पास क्रिस्टल वेरिएशन है। तो इस तरीके से टोटल जो लैटिसेस पॉसिबल हैं वो 14 लैटिसेस पॉसिबल हैं ब्रेवियस के अकॉर्डिंगली, और वो टोटल लैटिस जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इसी को ही समझना है कि लैटिस हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल हैं और इन लैटिसेस को हम किस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, एक बात को ध्यान में रखना कि वीडियो के अंदर ये जरूरी नहीं है कि कुछ तड़क भड़क हो, चीज़ें चिल्ला कर बोली जाएं या चीज़ें जो है ज़्यादा ड्रामेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट की जाएं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जब चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप होंगे, कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा आप समझ पाओगे। अभी आपको क्या करना है कि जो भी कंटेंट मैंने आपको समझाया है उस कंटेंट को आप नोट डाउन करें, और जितने भी ये क्रिस्टल लैटिसेस हैं इन क्रिस्टल लैटिसेस को आप खुद अपने हाथ से बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में है बेसिकली वो हम क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम को ही पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर हम प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आगे इसी से रिलेटेड ही हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे कि हर एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, प्राइमेटिव में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, बॉडी सेंटर्ड में कितने हैं, फेस सेंटर्ड में कितने हैं, वो सब चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कितना सीख रहे हैं। आप अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चाहे आप ये वीडियो देखें, चाहे आप कोई भी वीडियो देखें, आप कॉन्सेप्ट्स को सीख नहीं पाएंगे जब तक आप खुद उन चीज़ों को लिख कर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आप ये 10th नंबर का थोड़ा सा ध्यान